गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज सेशन शुरू करते हैं न्यू एक्सरसाइज के साथ, जो इस चैप्टर की एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज है। 3.7 ऑप्शनल है। इस एक्सरसाइज के नीचे एक बाकायदा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट अगर आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो इससे रिलेटेड मतलब सेम के सेम क्वेश्चंस, मतलब कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं तो सेम के सेम क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस एक्सरसाइज के अगर आप बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, तो आपके स्कूल में जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके प्री बोर्ड या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स या क्वार्टरली या आपके यूनिट टेस्ट या प्रीपरेटरी टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीटिवली डिक टू क्वेश्चन सेम टू सेम इन्हीं क्वेश्चंस को एग्जाम्स में डालते हैं। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, तो नॉलेज तो अब लेना है, तो पूरे सभी क्वेश्चंस करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं आज। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो रिलेटेड है एज से रिलेटेड। तो एज वाला रिलेटेड है तो हमें बस ये समझना है कि जो भी एज होगी तो हम पहले प्रेजेंट एज कैलकुलेट मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। प्रेजेंट एज कैलकुलेशंस हमने अब एजम्पशन कर लिया प्रेजेंट एज का, तो उसके हिसाब से पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। दो दोस्त हैं अनी और विजू, वो आपस में दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का, उन दोनों की एज है। बस इसमें एक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे इसके 2 आंसर्स आने वाले हैं। वो 2 इसलिए आने हैं कि एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन में ये डिफाइन नहीं है कि अनी उसमें बड़ा है या बिजू बड़ा है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्टली हम मानेंगे कि अनी ग्रेटर है उसकी एज किससे, बिजू से। फिर दूसरे केस में बिजू की जो एज है किससे ग्रेटर है, अनी से। तो दोनों के दोनों आंसर्स करने हैं। एनसीईआरटी में दोनों तरीके से आंसर्स दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या दे रखा है, दो दोस्त हैं अनी और विजू, दोनों की एज का डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है। ठीक है, दो दोस्त, ध्यान से समझना है। अब जो एक दोस्त है अनी, उसके फादर्स की एज है अपने बेटे से, अनी से 2 टाइम्स है, मतलब डबल है। फर्स्ट उससे कितनी एज है, डबल है। सेम जो दूसरा दोस्त है विजू, उसकी एज अपनी सिस्टर से, जो उसकी सिस्टर है कैथी, उससे भी डबल एज है। तो दोनों के एज करेंगे और फिर दोनों यानी अनी के फादर और विजू के जो सिस्टर है उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। क्वेश्चंस आसान है, अच्छे से समझेंगे। एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज हमारे पास 3.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एज से रिलेटेड, तो एज ऑफ प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ अनी की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। अनी कितने साल का है, x साल का है। जो विजू है, तो एज ऑफ विजू, ठीक है, तो एज ऑफ विजू जो प्रेजेंट एज ऑफ विजू वो कितना है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज उसकी y ईयर्स। ठीक है, एज ऑफ विजू है उसकी एज कितना है, 22 ईयर्स का। अब देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन। अब इसमें इस फर्स्ट सिचुएशंस में क्या है कि दोनों के इसमें फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, जो फर्स्ट सिचुएशन इससे बन के आ रही है कि दोनों का डिफरेंस है। तो दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 ईयर्स का। तो डिफरेंस ऑफ एजेस, जो दोनों की एज है उनका डिफरेंस, तो डिफरेंसेस ऑफ एजेस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ एजेस, उनका जो एजेस का डिफरेंस है वो कितना है, 3 ईयर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट सिचुएशन तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अनी की एज है, अनी अगर बड़ा है किससे, बिजू से, तो इक्वेशंस क्या बनेगी, x माइनस बाई इक्वल टू 3, पहली सिचुएशन। यानी अनी की एज बड़ी है बिजू से, तो अनी की एज में से अगर हम माइनस करेंगे बिजू की एज तो 3 आएगा। अगर इसके हिसाब से दूसरा सिचुएशन, पहले इस इक्वेशन से करेंगे, दूसरी एक और सिचुएशन बनाएंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, बाई माइनस एक्स इस इक्वल टू 3। इस केस में क्या रहेगा, इस केस में हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, बिजू किससे बड़ा रहेगा, अनी से। तो इस केस में अनी से बिजू की एज बड़ी होगी, तो हम इस केस से लेंगे। सेकंड सिचुएशन, अब ये इन दोनों की एज का डिफरेंस इन्होंने बता दिया कि हमारी दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है। अब अनी के फादर और कैथी की सिस्टर, तो अनी के जो फादर की एज है अनी से वो डबल है, और कैथी की एज है अपने भाई से आधी है, यानी उसके जो भाई है बिजू उसकी एज कैथी से डबल है, या कैथी की एज अपने भाई की एज की कितनी है, हाफ। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो एज ऑफ अनीस फादर, तो एज ऑफ अनी फादर, जो अनीस फादर हैं तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 2x। और एज ऑफ कैथी, तो कैथी की एज है
ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमें किसके टर्म्स में निकालनी है, विजू के टर्म्स में। विजू की एज कितनी है, अगर विजू की एज हम मान लेते हैं 20 ईयर्स, तो उसकी सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स, क्योंकि कैथी की एज है अपने भाई की एज से हाफ है, यानी जो विजू है अपनी एज बहन से कितना है 2 टाइम्स है, 2 टाइम ओल्डर है। तो इसमें एज कितनी हो जाएगी, अगर उसके टर्म से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी y/2 ईयर्स, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि विजू की एज अगर जस्ट मान लेते हैं कि 20, ठीक है, ये 20 हो जाएगी तो उसकी बहन की एज कितनी हो जाएगी 10, मतलब इसका हाफ, 20 का हाफ, तो इसमें y का हो जाएगा हाफ। अब इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है आगे कि इन दोनों की एज में, अब ऑब्वियसली बात है कि अनी की इन दोनों में, अगर हमने अनी को इसमें पहले केस में इससे किससे बड़ा माना है बिजू से, तो फादर की एज, तो डिफरेंस दे रखा है दोनों की एज, तो अनी की फादर की एज काफ़ी ज़्यादा होगी, तो दोनों की एज का डिफरेंस तो याद रखना है किस में से, तो एज डिफरेंस ऑफ किसका, अनीस फादर एंड कैथी, तो 2x, ये सेकंड सिचुएशन है, ये सिचुएशन सेकंड है। तो सेकंड सिचुएशन में हम देखते हैं कि अनी के फादर और बिजू की सिस्टर की एज का डिफरेंस कितना है, y/2 इक्वल टू कितना है 30 ईयर्स, ये सिचुएशन सेकंड है। ऐसे इक्वेशन हम सेकंड बनाएंगे और से फर्स्ट, ये हम 2 इक्वेशंस हो गए। अगर कभी इसमें एरर मत कर देना, y/2 माइनस के 2x, जब वेरिएबल्स के फॉर्म में होता है तो कोई बच्चों पर जो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इक्वेशंस नहीं होता है, तो एरर होती हैं, तो ध्यान से समझना है, कॉमन सेंस भी हमें लगाना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारे सेकंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन इधर से, और फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे तो क्या x माइनस y इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके पास चॉइस है दोस्तों का, आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपके पास एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो अगर देखिए, अगर इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, इससे सब्स्टिट्यूशन से, अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, बाई की या एक्स की किसी भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, तो फर्स्ट से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + y, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज़ करते हैं तो जिस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ निकालते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में, उसमें पुटअप नहीं करते हैं, दूसरी इक्वेशन में पुटअप करते हैं। तो इस इक्वेशन से जब हम इसे पुटअप करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आने वाली है हमारे पास, x की वैल्यू पुटअप रिप्लेस करेंगे तो 2 इन 2 ब्रैकेट्स में आ जाएगा 3 + y माइनस y/2 इक्वल टू 30। इसे ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 + 2y माइनस के y/2 इक्वल टू 30। बाई वाले टर्म्स को LHS साइड रहने दीजिए, बाकी के जो भी टर्म्स इसके अंदर आ रहे हैं उन्हें RHS साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 2y इसके नीचे 1 माइनस y/2, क्योंकि इसका अब हम एलसीएम लेने वाले हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 - 6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई का इसका 1 का डिवाइड होगा 2 में तो 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2y में तो कितना आ जाएगा 4y माइनस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अब इसमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो इसमें क्या 4 में से 22 जाएगा तो 3y बचने वाले हैं, 3y इक्वल टू इसमें करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 24 × 2। अब y की वैल्यू हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा 24/2/3, 3 से कैंसिल हो जाएंगे 8 टाइम, तो y इक्वल टू आ जाएगा 16 ईयर्स। एक आंसर हमारा आ गया है, यानी जो विजू की एज है वो कितनी हो जाएगी 16 ईयर, कितनी हो जाएगी 16 ईयर्स। अब इस एक वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पर पुटअप कर दें। अगर आप यहाँ से कैसे कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर फर्स्ट में हम पुटअप करेंगे y की वैल्यू तो कितना आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + के 16, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 ईयर्स। यानी अनी की एज है वो कितनी हो जाएगी 19 ईयर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यानी दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3, तो 19 में से 16 जाएंगे तो 3 बचने वाले। पहली सिचुएशन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 19 × 2 38, 38 में से माइनस कितना करना है 8, तो 38 में से 8 माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा 30। यानी हमारे दोनों आंसर्स, दोनों की जो एज है अनी की और विजू को, वो एकदम सही है। पहली सिचुएशन से हमारे आंसर आ चुके हैं। इस सिचुएशंस क्या हमने मानी थी पहले में कि अनी की जो एज है वो बिजू से क्या है बड़ी है, यानी बिजू है अनी जो बिजू से क्या है 3 ईयर्स बड़ा है। अब दूसरे वाला केसेस में अब हम क्या करेंगे, बिजू की जो एज है हम किससे ज़्यादा मानने वाले हैं अनी से, अनी की एज से बिजू की एज क्या है ग्रेटर है। तो इक्वेशन एक इक्वेशन बदलेगी, दूसरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सेकंड इक्वेशन सेम की सेम रहेगी। तो फर्स्ट सिचुएशन अब देखेंगे यहाँ से, तो फर्स्ट सिचुएशन में इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो जाएगी, ये
y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये अब इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी सेकंड सिचुएशंस के लिए। अगर हम इसमें इस वाली सिचुएशंस को लेते हैं, यानी बिजू की एज अगर हम एनी से ग्रेटर मानते हैं, अब इसमें इसी हिसाब से इसे देखेंगे तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 + kx। ये पहले वाले पार्ट से था, दूसरी इक्वेशंस में तो सेकंड पार्ट में तो सेम रहने वाला है। तो यहाँ से इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। अगर इस इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड मेथड से तो क्या आने वाला, हमने y की वैल्यू इसमें निकाला है तो 2x माइनस y की वैल्यू क्या आने वाला है 3 + x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। यहाँ इसके नीचे बन एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 3 माइनस x इक्वल टू 30। बन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 4 में से पहले x माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से देखेंगे 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस के 3 का ट्रांसपोज RHS साइड, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 63, x इक्वल टू 63/3, तो कैंसिल आउट होने के बाद 21। अब सेकंड वाले सिचुएशंस में ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाले सिचुएशंस में जो विजू की एज कितनी आ रही थी, फर्स्ट वाले सिचुएशन में हमारे पास ये 16 आ रहा है और उसमें बाई x 19, यानी इसमें x 19 आ रही थी फर्स्ट सिचुएशन में। यानी अनी पहली सिचुएशन में अगर अनी की एज ग्रेटर है विजू से तो उसकी 19 और विजू की 16। सेकंड सिचुएशंस में अब देखेंगे, सेकंड सिचुएशन में x की वैल्यू कितनी आ गई 21। अगर इस केस में क्या, अगर अनी छोटा है किससे विजू से, अब इस x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं किसमें, इस वाले इक्वेशंस में, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 21 प्लस के 3, तो कितना हो जाएगा 24। तो y की दूसरी सिचुएशन अगर हम लेते हैं तो विजू की एज कितनी हो जाएगी सेकंड सिचुएशन में 24 ईयर्स का। तो ये बच्चों बहुत अच्छे से दोस्तों समझना है इस चीज़ को कि दो सिचुएशंस हैं, तो क्वेश्चंस एक सिचुएशन से नहीं, आप दोनों सिचुएशन से निकाल के आएंगे कि एनसीईआरटी में ये दोनों के दोनों आंसर मेंशन है। तो आपको इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड या टीचर्स आपसे पूछते हैं तो आपको इस दोनों तरीके से करके आना होगा। तो क्वेश्चन आसान है, बस ये क्वेश्चन बनाने में, इसे कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आसान है, एक बार आप क्वेश्चन बनाइए, रीड कीजिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी आसान है, बस एक प्रैक्टिकल इसका मीनिंग समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.7 एक्सरसाइज का, इसमें दो दोस्त हैं, वो आपस में कन्वर्जेशंस करते हैं। दोनों दोस्तों के पास कुछ पैसे हैं, अब दोनों में कन्वर्जेशन चलता है आपस में लेन देन का। तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि आप पहले उस पर हम मान लेते हैं कि उनके पास कुछ भी पैसे हैं, कोई भी पैसे होंगे, मतलब कुछ अमाउंट उनके पास पहले से है। तो आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है, एक तरीके से रीजनिंग चल रही है उनके बीच में, कन्वर्सेशन चल रहा है जीडी। तो वो क्या करते हैं कि वो एक दोस्त दूसरे से बोलता है कि आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए, आप मुझे 100 रुपये दे दो, तो मेरे पास जो अमाउंट है 100 रुपये लेने के बाद डबल हो जाएगा तुमसे। एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में कहता है, दूसरा दोस्त बोलता है चल ठीक है, तुमने अगर हमसे 100 रुपये ले लिए तो तुम्हारे पास डबल हो जाएंगे, तुम कुछ मत करो, तुम हमें सिर्फ 10 रुपये दे दो। कितने दे दो, 10 रुपीज़ हमें दे दो, तो हमारे पास जो पैसे हैं अब तुमसे कितने टाइम्स हो जाएंगे 6 टाइम्स, यानी 6 गुने ज़्यादा हो जाएंगे सेकंड सिचुएशन में। ये हमें दो सिचुएशंस दे रखी हैं और क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहले हम क्या करेंगे, दोनों दोस्तों के पास कितने रुपए हैं वो एज्यूम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है उसके पास x रुपये हैं और सेकंड पर्सन है उसके पास कितने हैं y रुपये, क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स में पूरी की पूरी इक्वेशंस को फॉर्म करना होता है, तो ये चीज़ अच्छे से हमें समझना है। दोनों का करेंगे कैलकुलेशंस। तो क्या क्या फर्स्ट सिचुएशन में, ठीक है, जो मनी होगा तो मनी ऑन, ठीक है, पर्सन ए, तो जो पर्सन ए के पास है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा बच्चों x रुपीज़। और इस पे किसके, पर्सन फर्स्ट, जो पर्सन फर्स्ट है, ठीक है, पर्सन ए मान लेते हैं और पर्सन बी, यानी दो दोस्त हैं तो दोनों में से पर्सन बी उसके पास कितने रुपए हैं y रुपीज़। फर्स्ट पर्सन के पास जो मनी है उसके पास पैसे हैं वो x रुपये है और दूसरे के पास कितना है y रुपये। सिचुएशन फर्स्ट, अगर सिचुएशन फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या बोला गया है कि फर्स्ट सिचुएशन में x क्या कहता है y से, ए बी से बोलता है कि आप हमें 100 रुपीज़ दे दीजिए। तो अब जब इससे 100 रुपये लेगा तो x के पास क्या होने वाले 100 रुपये ऐड, क्योंकि उसने 100 रुपये से ले लिए। उसी टाइम उसी समय पे उसके पास कितने रुपये कम हो जाएंगे 100। अब ध्यान से देखना, यानी x ने, वो a ने b से, ये a है और ये b पर्सन है,
इस ए ने इस बी से 100 रुपये लिए, तो 100 इसके पास एडअप हो जाएंगे, इसके पास उसी समय पर 100 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब इससे ये क्या कहता है कि हमारे पास जो इनकम है ना आपसे डबल है, और हम इक्वेशंस बनाने के लिए दोनों को इक्वेट करते हैं, तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई किधर होगा, क्योंकि इसके पास तो डबल हो गए, तो दोनों को इक्वेट करना है, तो 2 किधर आने वाला बी साइड में। फर्स्ट सिचुएशन इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 100 = 2y - 200। y को इधर साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है उसे अगर दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं RHS साइड, तो क्या हो जाएगा x - 2y = -200 और -100, क्योंकि 100 इधर से आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x - 2y = -300 फर्स्ट सिचुएशन होगी। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि ये दोनों दोस्त आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, तो अब बी बोलता है आप कुछ मत कीजिए, आपने हमसे पहले 100 लिए हैं, तो आप 100 अब इस बार हमें तुम सिर्फ 10 रुपीज़ दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा x उसी समय पर 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, और उस केस में बाई के पास 10 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ध्यान से समझना है, ऑन इंस्टेंट, ठीक है। इन इंस्टेंट ये 100 पे 10 रुपीज़ जैसे लिए, तो इसके पास अब इनकम का बात होगी, जो पैसा है दोनों के पास मनी है, अब इनके पास इससे कितने टाइम ज़्यादा हो जाएंगे, 6 टाइम, यानी 6 गुने पैसे ज़्यादा। अब दोनों को इक्वल करना है, इसके पास पहले से 6 रुपये ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इसके पास मान लो 10, इसके पास 60 रुपये, बट 6 टाइम होगा, तो इसके पास 10 रुपये, दोनों को इक्वेट करना है, तो 6 का मल्टीप्लाई किधर होगा, इधर LHS साइड में, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 6x - 60 = y + 10। y को एक साइड ले लीजिए और कांस्टेंट टर्म को अदर साइड, तो क्या आ जाएगा 6x - y = प्लस के 10 और ये प्लस के 60, तो 10 + के 60 इक्वल हो जाएंगे 70। ठीक है, इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x - 2y - के = 300, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 6x - के y = 70। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास चॉइस है दोस्तों, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से। तो देखेंगे अगर हम इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज़ करते हैं, तो इधर 2 है, इधर ए क्या है 1। अगर इसे सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो बाई की वैल्यू इसमें पुट अप कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से करते हैं जो आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगे। अगर देखते हैं जैसे यहाँ से अगर बाई की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम किससे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आने वाला है, इस बाई को RHS साइड 70 को इधर ले लेंगे, तो बाई = क्या आ जाएगा 6x - के 70। हमने क्या किया, बाई का ट्रांसपोज किया RHS, और RHS वाला जो 70 था उसको हम LHS साइड ले गए। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास क्या थर्ड। इसको पुटअप करेंगे हम इसमें फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं, तो क्या आ जाएगा बाई की x माइनस क्या आ जाएगा x - 2 × 6x - के 70 = -के 300। यहाँ से देखेंगे, इसे ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ऑफ कर देंगे, तो x - 12x प्लस के 140 = -के 300। यहाँ से क्या आ जाएगा -के 11x, ये 140 RHS साइड ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो -के 300 और -के 140, ये कितने हो जाएंगे 440 -के और -के 11x, तो x = क्या आ जाएगा -के 440 अपॉन -के 11, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितने रुपए आ जाएंगे 40 रुपये। यानी x के पास जो मनी है कितनी रुपये 40 रुपये। x आ चुका है, y की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, किसी भी क्वेश्चन इसमें पुटअप कर देते हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वो इक्वेशन थर्ड से देखेंगे इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, किसका, x का। देखेंगे इस x का इस इक्वेशन में थर्ड में पुटअप करेंगे, तो क्या आने वाला है y = 6 × 40 - के 70, तो y = कितना आ जाएगा 240 - के 70। जब y में से माइनस करें और 1240 में से 70 जाएंगे, कितने बचने वाले हैं 40, इधर 30 इसमें से आएंगे, तो 170, कितने बचेंगे 170 रुपीज़। यानी जो दोस्त B है उसके पास 170 रुपये हैं, और जो A है उसके पास 40 रुपये हैं। एक बार क्रॉस चेक करते हैं फर्स्ट में। अब पहली सिचुएशंस क्या थी कि इसने 100 रुपये इससे किए, यानी इस पर इसने बोरो किए, इसे उधार मांगे 100 रुपीज़, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे 140,
ठीक है। उस सिचुएशन में इसके पास 140 हो गए, तो इनके पास जब 100 में इससे गए तो इसके पास कितने बचाएंगे 70। तो पहली सिचुएशन क्या सही, यानी इससे डबल हो गए इसके पास। सेकंड सिचुएशन, अगर बी कहता है ए से कि हमें 10 रुपीज़ दे दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़, तो इसके पास 10 रुपीज़ चले जाएंगे तो 180 हो जाएंगे, और इससे 10 रुपीज़ लेस हो जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखें कितने टाइम्स का, ये 6 टाइम है, यानी इसमें 30 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 180 आएगा। तो जो बी के पास जो पैसे होंगे वो ए से 6 टाइम ज़्यादा होंगे। और फर्स्ट सिचुएशन में ए के पास जब वो 100 पे ले लेगा बी से, तो उस केस में ए के पास उससे डबल पैसे हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान था, तो हमारे दोनों आंसर सही हैं। आप क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आप इक्वेशंस बनाइए, इक्वेशंस बनाना ही बस थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है, अदरवाइज उसके बाद क्वेश्चन आसान होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमें क्वेश्चन दे रखा है ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन में क्या है कि एक ट्रेन है, तो कुछ डिस्टेंस को, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है एवरेज स्पीड से। अगर उसमें फिर क्या है, पहले हमने कंडीशंस ये दे दी कि क्वेश्चन इस हिसाब से हमें गिवन है कि एक ट्रेन है, एक कुछ डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। अब उसकी स्पीड में इंक्रीज़ किया गया। फर्स्टली उसकी स्पीड में इंक्रीज 10 किलोमीटर की स्पीड जो पहले इनिशियल थी उसकी एवरेज स्पीड, उसमें 10 किलोमीटर का इंक्रीमेंट किया गया। तो जो पहले टाइम लग रहा था टी आवर्स लग रहे थे, अब उसको कवर्ड करने में सेम डिस्टेंस को 2 घंटे कम लगेंगे। सेकंड सिचुएशन में हमें ये दे रखा है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर लोअर कर दी जाए, तो उस केस में वो ट्रेन उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। तो हमारे पास ये 2 सिचुएशन दे रखे हैं, दोनों सिचुएशंस करेंगे तो हम करेंगे क्या, हमारे पास कोई भी चीज़, ना तो उसकी स्पीड, ना डिस्टेंस, ना ही टाइम, एक भी चीज़ हमें गिवन नहीं है। तो तीनों के तीनों हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए, तो तीनों के तीनों वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। हमारे पास क्या है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं ए से बी। अगर मान लीजिए ए से बी इसकी सर्टेन डिस्टेंस है, हमने मान लिया इसका सर्टेन डिस्टेंस कितना, d किलोमीटर, ये सर्टेन डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। इससे ए से बी तक पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, t आवर। कितना टाइम लग रहा है, t आवर। और इसकी जो स्पीड है, स्पीड हमने कितनी एज्यूम कर ली, ट्रेन की एवरेज स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना है, ठीक है। यानी उस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, डिस्टेंस उसे d कवर करना है, टाइम उसने कितना लिया है, t आवर्स। अब पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, तो हमने एज्यूम किया स्पीड ऑफ ए ट्रेन कितना, x। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर। कितना है, x किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन, जो टाइम टेकन होगा वो टाइम टेकन हमने एज्यूम कर लिया कितना, t आवर। ध्यान से समझना है, तो ये t आवर हो जाएगा। अगर जो सर्टेन डिस्टेंस है, तो ये सर्टेन डिस्टेंस, ये तीनों क्वेश्चन हम तीनों के तीनों आंसर निकालेंगे। तो सर्टेन डिस्टेंस जो ट्रेन ने कवर किया है वो है d किलोमीटर। कितना है, d किलोमीटर। अब हमें तो जनरल फॉर्मूला तो पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट नॉर्मली हमने कुछ नहीं किया, कोई सिचुएशन नहीं बनाई, हमने बोला कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू जनरल कंडीशन में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर स्पीड हम कैसे मेंशन करते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितनी रिप्लेसमेंट कर रहा है, अपना कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये स्पीड होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिस्टेंस बोलेंगे तो स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी। अगर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा कि डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा स्पीड। स्पीड इज ए आल्सो स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितना है, x इक्वल टू डी कितना है, डिस्टेंस को हमने किया है d, टाइम कितना है t। अगर यहाँ से d की वैल्यू निकालें डिस्टेंस की, क्योंकि हमें d निकालना है, तो क्या आ जाएगा xt। इक्वेशन फर्स्ट, तो ये जनरल सिचुएशन हमारे पास होगी। अब सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन में ध्यान से समझना है, ये स्पीड क्या करती, इंक्रीज। स्पीड को ट्रेन की स्पीड है वो करती इंक्रीज। कितनी, फर्स्ट कितनी थी x, इस बार कितनी करती 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी स्पीड। तो न्यू स्पीड है ट्रेन की, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू स्पीड हो जाएगी x + 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड अच्छे से समझना है।
x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब टाइम कितना है, तो न्यू टाइम टेकन, तो टाइम टेकन जब स्पीड बढ़ जाएगी तो हमने गाड़ी की जो स्पीड है इंक्रीज होगी तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टाइम टेकन है अलग इस केसेस में कितना लग रहा है टाइम, t-2 आवर। पहले लग रहे थे कितने आवर्स, t आवर्स, अब लग रहे हैं उनको कितना, t-2, 2 घंटे कम लगेंगे इस जर्नी को अगर स्पीड 10 की बढ़ा दिया जाए तो ये t आवर्स। अब इसके हिसाब से सिचुएशंस बनाएंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू डिस्टेंस की तरह सेम डिस्टेंस तो d कवर करना है तो क्या हो जाएगा t-2। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, d इक्वल टू, तो d इक्वल हो जाएगा क्या हमारे पास x प्लस 10 और t-2 फर्स्ट सिचुएशंस में। अब इसे दोनों को ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो d इक्वल टू हो जाएगा x का करेंगे t के साथ, इस x का 2 के साथ, 10 का t के साथ और 10 का 2 के साथ, xt माइनस 2x प्लस 10t माइनस के 20। अब ध्यान से समझना है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम d की वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ से xt, क्योंकि हमें वेरिएबल्स बनाने हैं, 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में 2 इक्वेशंस फॉर्म करनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे इस इक्वेशन से, तो इसमें क्या है, डी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने रिप्लेस किया डी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू एक्स टी माइनस 2x प्लस माइनस के 20। ये एक्स टी से एक्स टी बोथ साइड हो जाएंगी कैंसिल। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस के 2x प्लस के 10t माइनस के 20 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं इक्वेशंस में, वो माइनस का भी कॉमन ले लेते, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5t प्लस के 10 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है, इसमें से माइनस कॉमन लिए पूरे के पूरी इक्वेशन में से, तो 2 माइनस से ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के तो ये प्लस के हो जाएंगे। 2 यहाँ से गया तो x बच जाएगा, यहाँ से 2 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, यहाँ से 2 जाएंगे तो 10 बच जाएगा। 2 को 0 में पहुँचा दीजिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 5t प्लस के 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन सेकेंड करना है, तो ये सिचुएशन थी फर्स्ट। ये फर्स्ट सिचुएशन में हमें पता चल गया कि इक्वेशंस हमारे पास फॉर्म हो चुकी है। अब सेकंड सिचुएशंस की इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। सेकंड सिचुएशंस की इक्वेशंस बहुत आसान है, सेम इसी तरीके से करना है। तो सेकंड जो सिचुएशन होगी उस सेकंड सिचुएशन से ध्यान से समझना है। सेकंड सिचुएशन से अब ट्रेन की स्पीड क्या की गई, स्लो डाउन। अब स्पीड में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट। ठीक है, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो स्पीड होगी डाउन, स्लो डाउन। कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डाउन होगी तो टाइम अब ज़्यादा लग जाएगा। तो टाइम है वो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो टाइम टेकन होगा ट्रेन के द्वारा उस सेम जर्नी को ट्रैवल करने में, तो कितना लगेगा, t+3 आवर्स, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम जर्नी, उसे डिस्टेंस तो सेम करना है कवर्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अब डाउन हो गई तो क्या हो जाएगी, स्पीड x माइनस के 10 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है d, टाइम कितना है t+2। तो जो एक्चुअल में डिस्टेंस है वो स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, x माइनस के 10, क्योंकि जनरल स्पीड जो इनिशियल है एवरेज स्पीड x है, 10 का डाउन हो गया डिक्रीमेंट तो x माइनस 10। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा x माइनस 10 और t+2 इक्वल टू क्या हो जाएगा d की वैल्यू पीछे इक्वेशन से रख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा xt माइनस प्लस 2x माइनस 10t माइनस के 20 इक्वल टू xt। ये d की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने xt ये रिप्लेस हमने की कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें xt ये हमें एक साथ कितना है, सिंगल वेरिएबल्स के फॉर्म में, जैसे डबल वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट आउट करने की फॉर्म में लेना। तो ये xt से xt बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस, ये हो जाएगा 2 नहीं, ये 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है, टाइम कितना है t+3, ये टाइम कितना है t+3, तो t+3 तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये तो सेम रहने वाला, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस के कितना हो जाएगा 10t माइनस के 30 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास सेकंड। इसमें से कॉमन तो मिल नहीं रहा, तो कॉमन नहीं ले रहे। तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड,
अगर यहाँ से दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो अगर इसमें इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं तो क्या है x माइनस 5t प्लस के 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो अगर ऐसे हम एलिमिनेशन से करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, अगर इसके साथ करेंगे तो 5 इधर और इधर 5 का करेंगे इधर ऊपर वाली इक्वेशंस में और 10 का करेंगे नीचे वाली इक्वेशंस में। तो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, ये अगर मल्टीप्लाई बड़ा हो रहा है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू करेंगे तो 5t माइनस के 10, ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देते हैं, अब इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है नीचे, तो क्या हो जाएगा x के रिप्लेस कर देते हैं। तो 3 ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा 5t माइनस के 10 और माइनस के 10t माइनस के 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा ये 15t, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना 15t माइनस के 30 माइनस के 10t माइनस के 30 इक्वल टू 0। पहले t के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो t कितना आ जाएगा 5t, बाकी के अदर साइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 30 प्लस 30 और एड अप करके कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 60। अब देखेंगे t की वैल्यू, तो 5t इक्वल टू क्या आ जाएगा 5t कितना क्या आएगा 60। तो t की वैल्यू कितनी हो गई 12, 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे 60 कितने टाइम सोचो 12 टाइम। दोस्तों t की वैल्यू आ चुकी है, अब हम t की वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं x में, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 12 माइनस के 10। तो 5 इंटू 12 कितना है 60 माइनस के 10 तो कितना आ जाएगा 50। तो x क्या था स्पीड, तो स्पीड कितनी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एक आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई स्पीड। टाइम था, ये टाइम था तो ये किसमें आएगा आवर में, तो टाइम कितना आ गया 12 आवर्स। अब निकालना है हमें क्या डिस्टेंस, क्वेश्चन में पूछा है क्या डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हमारे पास क्या थी जनरल डिस्टेंस, वो थी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा d इक्वल टू, तो d इक्वल टू आ जाएगा x इंटू टी। तो x कितना है 50 और इंटू टाइम कितना है 12, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 5 60, तो 60 और एक 0 पीछे, तो 600 किलोमीटर। यानी ट्रेन है नॉर्मल स्पीड चलेगी तो 12 घंटे में 50 की स्पीड से चलेगी तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कितनी 600 किलोमीटर। तो क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आते हैं क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप करें इस क्वेश्चन को, पहले से वीडियो को इसे पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी फास्ट कीजिए कॉपी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा देखेंगे किससे रिलेटेड है। एक क्लास दे रखी है, क्लास में अब देखोगे क्लासरूम मान लेते हैं, बस पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्लासरूम है, अब इस क्लासरूम में नंबर ऑफ रो, ये हमने रो मान ली, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रोज हैं, यानी जिसमें बच्चे बैठेंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है कि क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट्स की काउंटिंग पूछी है। और क्वेश्चन बनाया कैसे है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है कि एक क्वेश्चन हम पहले से किस तरीके से मानेंगे कि बच्चों क्या है कि एक पहले क्लास में क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किया कि जो क्लास में पहले रो है उस रो में से हर रो में से 2-2 बच्चे या 1-1 बच्चे कम कर दिए। जब हर लाइन में से 1-1 बच्चे कम करके दूसरी लाइनों में बैठा दिए जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स कम हो जाएंगी, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर लाइन बढ़ जाएंगे, यानी हर लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या काउंटिंग बढ़ जाएगी। पर स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट तो सेम रहेंगे ना। अगर इस कमरों में इस कमरे के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स में चेंज करते हैं, यानी एक लाइन में से कुछ बच्चे उठा के दूसरी लाइन में बैठा दिए जाते हैं, या फिर कुछ लाइनों में से बच्चे निकाल के नई लाइन बना दी जाती है। अगर स्टूडेंट लाइनों में कम बिठाए जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स है वो बढ़ जाएंगी, रो बढ़ जाएंगी। अगर हम रो बात कर रहे हैं, अगर हर किसी लाइन में से बच्चे बढ़ा दिए जाए, बच्चे हर एक लाइन में ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ रो यानी जो लाइन बनेंगी वो कम बनेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन जैसे ऐसे ही है, तो पहले समझेंगे क्वेश्चन को, पहले एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, तो नंबर ऑफ रो यानी कमरे के अंदर एक क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है x, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बच्चे बैठेंगे हर लाइन में वो कितने हमने मान ली बाई। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे x इंटू बाई। क्यों, अगर मान लीजिए
अगर लाइन एक कमरे में 10 लाइनें हैं और 10 लाइनों में बच्चे 5-5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर 10 लाइनें हैं तो ये नंबर इस तरीके से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 ऐसे 10 होंगी, और हर लाइन में कितने बच्चे, इसमें 5, तो 10 × 5 तो कितने हो जाएंगे 50, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट पर रो। इसके हिसाब से तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। अब क्वेश्चंस को देखेंगे। पहली सिचुएशन हमारे पास क्या है कि हमने मान लिया कि टोटल क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, x और y, क्योंकि हर रो में हर एक लाइन में x बच्चे हैं, वो x लाइन है टोटल, और हर एक लाइन में कितने बच्चे बैठे हुए, y बैठे हुए। पहला सिचुएशन हमारे पास। अब फर्स्ट सिचुएशन देखेंगे वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो फर्स्ट सिचुएशन में कुछ इस तरीके से दे रखा है। फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास क्या, अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इन रो, अगर हर लाइन में 3 बच्चे बढ़ जाते हैं, तो 3 बच्चे बढ़ेंगे किसमें से, इसमें से। अगर मान लो हर लाइन, पहले रो थी तो हर रो में जो लाइनें थी उनमें बच्चे बैठे, तो हर लाइन में से क्या कर दिया कि हर एक लाइन में 3 बच्चे बढ़ाए गए, तो न्यू स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, न्यू स्टूडेंट इन ए रो। तो न्यू स्टूडेंट इन रो, इस रो में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें न्यू मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो कितने हो जाएंगे, y+3। जब हर एक लाइन में बच्चों की काउंटिंग बढ़ चुकी है, तो अब नंबर ऑफ रो ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ रो हैं वो एक कम हो जाएगी। पहले कितनी थी, नंबर ऑफ रो x, अब कितनी हो जाएंगे, x - 1। टोटल स्टूडेंट क्या रहेंगे, टोटल तो वही रहेंगे। अगर इसमें काउंटिंग कम या बढ़ती ज़्यादा होती रहे तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर रहने वाला है। तो टोटल स्टूडेंट में थोड़ी ना चेंज आएगा, तो टोटल स्टूडेंट तो सेम रहेंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, y+3 × x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल बच्चे हमारे पास कितने पहले से गिवन, x और y। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन और बना लेते हैं, फिर दोनों के साथ इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या है, अब इस बार क्या किया गया, इसमें थोड़ा उल्टा किया गया है। इसमें ना अब हर लाइन में से बच्चे कम किए गए। तो सेकंड सिचुएशन है वो, सेकंड सिचुएशन क्या है वो समझना है। सेकंड सिचुएशन में हमारे पास क्या है कि 3 स्टूडेंट इन रो। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो हर लाइन में से कितने गुम कर दिए, 3। तो नंबर ऑफ रो, जो रो होंगी, लाइन्स होंगी, वो कितनी बढ़ जाती हैं, 3 स्टूडेंट इन लेस, तो वो बढ़ जाएंगी 2। तो ये हो जाएगा x+2। अब बताइए कि पूरे के पूरे उस क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। तो इससे भी देखेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, y - 3 × x+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, xy। टोटल स्टूडेंट तो xy रहेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। y का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, xy। y का इसमें x के साथ करेंगे, y का अपन के साथ तो -y, इस 3 का x के साथ तो +3x, इस 3 का अपन के साथ तो -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy। RHS और LHS और RHS के xy कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x - y और -3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, अगर सेकंड इक्वेशन देखेंगे, y का करेंगे x के साथ तो yx, y का 2 के साथ तो 2y, -3x -6 इक्वल टू xy। xy से xy बोथ साइड की कैंसिल, क्या आ जाएगा, -3x + 2y -6 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सेम हो जाएगा, क्या कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, इस पर y सेपरेट है, y को RHS साइड उठा ले जाते हैं, तो y का आ जाएगा 3x - 3, y जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ठीक है, फ्रॉम यहाँ से क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये क्वेश्चन सेकंड आ गया। इन इक्वेशन सेकंड में पुटअप करते हैं y की वैल्यू, तो -3x + 2, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 3x - 3 -6 इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो -3x + 6x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x में से -k + 6x, तो बचेंगे क्या, +3x, 6 - 6 तो -12 इक्वल टू 0। तो 3x 12 जाएंगे RHS साइड, तो +12 हो जाएंगे, x 12/2, तो ये 12 अपॉन हो जाएंगे 3, 2 नहीं 3, तो क्या आ जाएगा 4,
तो x क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे, हमने x क्या माना है, नंबर ऑफ रो। तो उस कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर नंबर ऑफ लाइंस रो हैं वो कितनी है, 4। अब हर एक लाइन में हमें स्टूडेंट निकालने हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ रहा है, y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस के 3। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 3, तो 9। यानी हर एक लाइन में बैठने वाले बच्चे कितने हैं, 9 स्टूडेंट हर लाइन में हैं। नंबर ऑफ लाइंस कमरे में कितनी है, 4। तो टोटल स्टूडेंट अब कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 36। यानी 9 इंटू 4 टोटल स्टूडेंट होने वाले अब कितने, क्लास के अंदर कितने बच्चे बैठे हैं, 36। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 एक ट्राइंगल्स के एंगल से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक रिलेशंस दे रखा है, पहले उसे रिलेशंस रख लेते हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, ट्राइंगल गिवन है हमें ABC, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिलेशंस दे रखा है, उस ट्राइंगल का, जो ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल का एंगल C ही इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ एंगल B। एंगल B से 3 टाइम्स है, ठीक है, इक्वल। और 3 टाइम्स ऑफ एंगल B ये 2 टाइम्स है किसके, एंगल A प्लस एंगल B के सम अप के। अब बताइए उस तीनों के तीनों एंगल क्या होंगे उस ट्राइंगल के। क्वेश्चन आसान है, अच्छे से समझेंगे। एक रिलेशन ये दे रखा है और एक रिलेशन, तो हमें बेसिक प्रॉपर्टी तो पता ही है, सब लोग हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि ट्राइंगल के जो सभी एंगल्स का सम है, सम ऑफ होता है ट्राइंगल्स कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल्स की कितनी होती है, 180। यानी तीनों के तीनों जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स, उस ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम अप कितना हो जाएगा। अगर ABC ये ट्राइंगल्स हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो हमारे पास एंगल यहाँ पर लिख देंगे, वी नो दैट। तो हमें ये चीज़ तो पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम जो प्रॉपर्टी है वो कितनी, क्या हो जाएगा, 180। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। अब देखना है ध्यान से, करना क्या, हमें एक एक एंगल निकालना है। देखो इसमें तीनों का 2 इक्वेट के साइन दे रखे हैं, तो पहले इस रिलेशंस को हम अलग कर सकते हैं, एक ऐसे रिलेशंस को अलग कर सकते हैं। ध्यान से समझना है, अगर इस रिलेशंस को इधर पोर्शंस को आधा अलग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल C बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 3B। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर दूसरी वाली प्रॉपर्टी को अलग कर लेते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों एंगल्स के साथ। अब एंगल B को एक तरफ ले लेते हैं, तो अब इस एंगल 2B को इधर उठा लाएंगे LHS साइड, तो एंगल 3 माइनस एंगल 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2A। तो अगर इसमें ऐसे कंफ्यूज हो रहा तो हम x बाई जेड भी ले सकते थे। अगर एंगल ये x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180। तो ये सिचुएशन हो जाती है। यहाँ से क्या आ जाता है, z इक्वल टू आ जाता है 3/, क्योंकि ये रिलेशन यहाँ से मिल जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या 3 की b की जगह पे क्या बाई माइनस बाई इक्वल टू 2 की जगह क्या 2x, एंगल A की जगह 2x। हमने क्या किया, एंगल A को x मान लिया, एंगल B को बाई और एंगल C को z। हमने x बाई के z के टर्म में आंसर निकाल लिया है। अब यहाँ से 3/, में से बाई जाएंगे तो बचेंगे कितना, 2/। ठीक है, 3/, में 2/, नहीं, इसमें बचेंगे कितना, ये बाई 2b है तो यहाँ 2b आएगा, तो 2/, आएगा ना कि बाई, सिंगल बाई नहीं आएगा, 2/, आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3/, माइनस के 2/, तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू 2x। इक्वेशन ये फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। वेरिएबल हमारे पास 3 है, इक्वेशंस भी अब हमारे पास 3 है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन इसका आने वाला है। अब करें क्या, देखो यहाँ से x की वैल्यू वो z की वैल्यू y के टर्मों में है, यहाँ से भी हम x की वैल्यू y के टर्मों में निकाल सकते हैं, और इन दोनों में पुटअप कर देंगे तो y की वैल्यू यहाँ से सीधा निकालेंगे। ध्यान से समझेंगे, क्या यहाँ से z की वैल्यू y के टर्मों में है, यहाँ से x की वैल्यू भी y के टर्मों में है, x की जगह y में आंसर रख दें, z की यहाँ पे भी y में आंसर रख दें, तो आंसर सभी आ जाएगा y में और y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसे और कर सकते हैं, x इक्वल टू y/2। अब ये क्वेश्चन, इसे थर्ड मान लेते हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा। अब आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगी आपके पास थर्ड।
अब इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो जेड की जगह पर और एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पुटअप करेंगे क्या आ जाएगा, बाई अपॉन टू, बाई को तो इंटरचेंज करना ही नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं करना है, ऐसे सेम ऐसे लिखे रहने देना है, प्लस जेड, जेड की जगह क्या आ जाएगा 3 बाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब हमारे पास क्या है, इसके एलसीएम ले लेते हैं, पहले इन दोनों को पहले छोटा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन टू प्लस के 4 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब देखेंगे ध्यान से, अब एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा बाई अपॉन बाई, यहाँ से क्या बाई अपॉन टू प्लस 4 बाई, 4 बाई अपॉन क्या हो जाएगा 4 बाई अपॉन 1 इक्वल टू 180। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा बाई प्लस 8 बाई इक्वल टू 180। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बाई प्लस 8 बाई तो हो जाएंगे 9 बाई, 9 बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 2, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 2 अपॉन 9। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कैंसिल आउट करना है, तो 9 से कटेंगे कितने 20 टाइम्स, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 2 तो 40 डिग्री। एक आंसर आ गया। अब तीनों आंसर एकदम फटाफट आ जाएंगे क्योंकि बाई निकालने से ही दोनों रिलेशन से पहले है। तो जेड कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 40, तो जेड का आंसर कितना हो गया 120। तो एंगल सी आ गया हमारे पास 120। अब एंगल एक्स, तो एंगल एक्स है वो बाई का हाफ है, तो बाई कितना 40 डिग्री अपॉन 2, तो एक्स कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो 20, 40 और 120, एक बार क्रॉस चेक कर लो आंसर। यानी एंगल सम कितना होता है 180, यानी तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो 20 प्लस 40 हो जाएंगे 60, 60 के साथ सम अप करेंगे 120 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 180। यानी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। क्वेश्चन आसान है, बस अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अब आगे के सेशंस के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। अगर बच्चों आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर। और क्वेश्चंस जो अभी हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस जो भी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस में चेंज करने के बाद हम एक इक्वेशन से किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, कभी एलिमिनेशन से, कभी सब्स्टिट्यूशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं किए हैं। पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से की है, तो एक दो क्वेश्चन और आते तो कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आप बाकी के जो रिमेनिंग मेथड्स हैं आप उससे खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड भी बूस्ट हो जाएगी, और साथ के साथ जब एक्यूरेसी आने लग जाएगी स्पीड भी बढ़ने लग जाएगी, और उसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फिर मैथ से इतना प्यार करने लगेंगे कि ईजिली कोई भी क्वेश्चन आराम से लगेगा, हाँ मैथ से तो आराम से करने लग जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अगले नेक्स्ट सेशन में करेंगे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस बोर्ड ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे, और एग्जाम्पलर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट में इस चैप्टर से आए हुए NTSC ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं और ओलंपियाड्स में, मैथ्स ओलंपियाड्स में 10th लेवल्स के, तो वो सभी क्वेश्चंस 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।